हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनमीत फ्रॉम इंग्लिश हब और आज हम रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग्स। लॉस्ट स्प्रिंग में बेसिकली दो स्टोरीज हैं, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो सबसे पहली जो स्टोरी है वो स्टोरी है एक लड़के की जो एक रैक पिकर होता है। रैक पिकर का मतलब होता है कचरा बीनने वाला। और पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि उस लड़के का जो नाम है, व्हाट इज द आयरनी इन हिज नेम। तो इस लड़के का नाम होता है साहिब आलम। साहिब आलम का वैसे क्या मतलब होता है? यू नो, गॉड ऑफ यूनिवर्स, राजा। बट वो एक्चुअल लाइफ में ही इज जस्ट अ रैक पिकर। तो पहला क्वेश्चन इस पेज में से ये आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बच्चे गार्बेज डंप्स में क्या ढूंढते थे और बड़ों के लिए वो क्या था। देखिए, बच्चे जब गार्बेज बिनते थे तो वो लोग तो उनके लिए एक वंडर था, रैप इन सरप्राइज। कभी 1 रुपए का कॉइन मिल गया, कभी कुछ सिल्वर मिल गया या कुछ भी मिल गया। बट बड़ों के लिए ये जो काम था रैक पिकिंग, वो उनको बेसिकली खाना या रोटी देता था, है ना, उनके जीने का सहारा था। तो बच्चों के लिए ये काम डिफरेंट था और बड़ों के लिए ये काम बिल्कुल डिफरेंट था। तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जब नेक्स्ट पेज में आप आते हो तो पूरी एक आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज होते हैं बेसिकली, है ना, नंगे पांव ये लड़के चलते हैं। तो जो हमारा नरेटर है वो पूछती है कि साहिब आलम से कि ये बताओ कि व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, है ना, आई आस्क वन। तो ये जो बच्चे होते हैं अपनी गरीबी को छुपाने के लिए सीधा ये नहीं बोलते हैं कि हम गरीब हैं भाई, हम रैग पिकर हैं, हमारे पास चप्पल और जूते कहाँ से आएंगे। बहुत ही स्वीटली एक बच्चा बोलता है, जिससे वो पूछती है कि माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। तो वो कहता है कि मेरे जो जूते हैं ना वो ऊपर पड़े हुए थे, चप्पल्स, तो मेरी मम्मा ने नीचे उतार के मुझको नहीं दिए, इसलिए मैंने ये चप्पल्स नहीं पहनी हुई है। हाउ ब्यूटिफुली ही आंसर्स। और ये सारा दिन घूमते रहते हैं ये रैग पिकर्स, और हमारी जो नरेटर है ये देखते ही है इन लोगों को। ठीक है। अब एक बच्चा था जिसने जूते पहने थे, वो मैच नहीं हो रहे थे। तो जब वो उसके पैरों की तरफ देख रही थी कि उसने एक जूता कोई और पहना है और दूसरा जूता कोई और, तो वो ना अपने जूते पैरों को शफल करता है, मतलब शर्मा के, दे फील गेट, है ना। और एक्चुअली सच तो ये होता है कि जो थर्ड लड़का होता है उसके पास तो कभी ही नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ हिज शूज, या कोई उसके पास कभी जूते चप्पल थे ही नहीं। वो लोग ऐसे ही नंगे पांव विलेज सिटीज हर जगह घूमते हैं। मगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि वो क्या एक्सक्यूज देते हैं। तो वो एक्सक्यूज देते हैं एंड वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्या एक्सक्यूज देते हैं बच्चे नंगे पांव रहने का। तो नंगे पांव रहने का एक्सक्यूज बच्चे ये देते हैं कि पैसों की कमी नहीं है, बट ये हमारा ट्रेडिशन है कि हम नंगे पांव रहते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. वो एक perpetual state of poverty में रहते हैं। जब भी इस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना है तो आप एक चीज याद कर लीजिए कि people lived in a perpetual state of poverty। ये लाइन आपको बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए और कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है। तो उसके बाद एक स्टोरी सुनाती है नरेटर की, उडीपी में एक आदमी था। ठीक है। जब वो यंग बॉय था तो वो ओल्ड टेम्पल जाता था रोज, है ना, स्कूल से। वो हमेशा टेम्पल जाता था जहां उसके पापा खुद ही प्रीस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। और वो हमेशा वहां जाके जूतों के लिए प्रेयर करता है। और 30 साल बाद जब वो विजिट करता है उस टाउन में अपने टेम्पल में, which was now drowned in an air of desolation, जो अब अकेला पड़ गया है बिल्कुल, in the backyard where lived the new priest। मगर अब वहां पे एक नए priest रहते हैं। there were red and white plastic chairs। तो वहां पे चेयर्स दिखती हैं उस लड़के को, वो 30 साल बाद जब जाता है। और एक उसको वहां पे एक यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज दिखता है।
तो वो बड़ा खुश होता है देख के कि आज का जो प्रीस्ट है 30 साल बाद उसका लड़के ने यूनिफॉर्म पहनी है और सॉक्स और जूते पहने हैं। पर जब वो छोटा था तो वो जब प्रीस्ट का बेटा था तो वो सिर्फ और सिर्फ यही रोज प्रेयर करता था कि मेरे को एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. और एक और लड़का था जिसने गॉडेस से खूब प्रेयर की थी जूतों के लिए, लेट मी नेवर लूज देम। और वो क्या प्रेयर करता था जब उसको जूते मिले कि हे भगवान, मैं कभी भी वो जूतों को, कभी भी उन जूतों को मेरे से छीन ना लिया जाए, मेरे से गुम ना जाए। So how important it was for them. So ऐसे लोग भी प्रेयर करते थे, ठीक है। Young boys like the son of the priest now wore shoes. मगर अब 30 साल बाद प्रीस्ट का लड़का शूज पहने हुआ था, मगर फिर भी many others like rag pickers in my neighborhood remain shoeless. मगर फिर भी आज जहां सीमापुरी पेरीफेरी ऑफ दिल्ली में थे, पेरीफेरी ऑफ दिल्ली मतलब दिल्ली के किनारे किनारे में, ओके, वो रहते थे, तो वहां पर अभी भी बहुत सारे लोग थे सीमापुरी में जिनके पास एक पेयर ऑफ जूते नहीं थे, ठीक है। Those who live here, squatters who came from Bangladesh. और ये लोग सीमापुरी में एक्चुअली कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से आए थे। एक्चुअली 1971 में बिल्कुल भूख हड़ताल पड़ जाती है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है, और इनके लिए खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं, तो फिर ये लोग रेफ्यूजीज बन के एक्चुअली यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। और ये लोग आज भी सीमापुरी में 1971 में आ चुके हैं, मगर आज भी बहुत ही गंदे मकानों में रह रहे हैं, जो मकान मड के हैं, ठीक है, रूफ टिन की है, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज कुछ नहीं है, रनिंग वाटर नहीं लेता, और करीब 10,000 रैक पिकर्स आज उस यहाँ पर रह रहे हैं 71 से। मोर देन 30 इयर्स हो चुके हैं और इनको ना कोई आइडेंटिटी मिली है और ना इनको अभी तक कोई परमिट्स मिले हैं, ना इनके पास राशन कार्ड है कि इनको वोटिंग का इम्पोर्टेंस दिया जाए या इनको ग्रेन्स मिल जाए। जिन गरीबों के पास राशन कार्ड होते हैं ना, उनको बहुत आसानी से और बहुत कम पैसों में 1 रुपए किलो चावल या 10 रुपए किलो चावल ऐसे मिल जाता है। तो फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। और इन लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? जब आपसे इन लोगों के ऊपर क्वेश्चन आए, फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, इनके सर्वाइवल के लिए आइडेंटिटी से। इनको आइडेंटिटी आज 30 सालों में नहीं दी गई है, बट इनको उससे फर्क भी नहीं पड़ता है। इनको बस ये लगता है कि किसी तरह से हमें खाना मिल जाए, हम भूखे पेट ना सोए, और बेड पे जब हम जाएं विदाउट एन एकिंग स्टमक, और ये जो दर्द स्टमक में भूख के कारण है। वी वुड रैदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। और यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि ऐसी जगह पे जहाँ पे ग्रेन उगती ही नहीं है, वहां रहने से अच्छा हम यहीं पड़े रहें। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ियों में औरतें कहती हैं, व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। वो जब उनसे बोलते हैं कि तुमने घर क्यों छोड़ा, तुम क्यों आ गए बांग्लादेश से, तो वो कहती है कि वहां पर अनाज का एक दाना नहीं होता था, तो अच्छा है हम यहाँ आ गए। Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rat picking. और सीमापुरी में अगर ये लोग आए हैं अपना घर छोड़ के, तो यहाँ सिर्फ एक ही काम चलता है, and that is rat picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. और अब एक ये fine art बन चुका है। rat picking कोई छोटा मोटा काम नहीं है। Garbage to them is gold. अब ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, why garbage to them is gold? It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. तो बड़ों के लिए गोल्ड क्यों है गार्बेज इन लोगों के लिए? क्योंकि इसी से इनको कुछ रोटी मिलती है, इसी की वजह से इनके ऊपर छत है। जो भी गार्बेज में ये बेच बूझ के मिल पाता है, भले ही वो छत लीक कर रही है मगर छत तो है। मगर बच्चों के लिए ये गार्बेज और कुछ भी है। क्या है? I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says,
his eyes lighting up, एकदम आंखों में चमक आ जाती है. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. और कई बार अगर चांदी का सिक्का मिल जाए, है ना, इस पूरे कचरे के ढेर में, तो ढूंढते रहो, क्योंकि हमको होप होती है कि हमें कुछ मिलेगी. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. Please note down this answer. What is garbage for children? It is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. Please note down. Yeah, question आएगा. What is garbage for children and for elders? बच्चों की नजर में गार्बेज क्या है और बड़ों के लिए क्या है? ओके, प्लीज नोट डाउन. और फिर एक विंटर मॉर्निंग में I see Sahib standing the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis. और फिर जो है हमारी ऑथर टेनिस खेलते हुए देखती है दो बच्चों को देख रहा होता है साहिब, है ना, और फेंस के पीछे से वो देखता है. और आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स. और वो बताता है कि पता है तुमको, गेट कीपर मुझे जाने देता है जब कोई नहीं होता है. साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. और आज साहिब ने भी टेनिस शूज पहने हुए थे, किसी के फेंके हुए कहीं से मिले होंगे. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, है ना. और साहिब को ये चीज बॉदर नहीं करती है. उसको भले ही फटे हुए या होल वाले जूते मिल गए हैं किसी अमीर आदमी लड़के के, जिसने रिफ्यूज कर दिया होगा कि अब मैं नहीं पहनूंगा, और वो गेम को बहुत अच्छे से देख रहा है ना. Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall. और साहिब बताता है कि आजकल ना मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ, अब मैं रैक पिकिंग नहीं करता हूँ, और मुझे 800 रुपीज मिलते हैं और ऑल माई मील्स, और खाना भी मिलता है तीनों टाइम का. ये क्वेश्चन आएगा कि वो क्या कमाता था. और क्वेश्चन मेन ये होता है कि डज ही लाइक द जॉब. एक्चुअली जो केयरफ्री लुक थी जब हम अपना काम करता था, साहिब जब मर्जी घूम रहा है, रैक पिकिंग कर रहा है ना, तो हालांकि वो स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर, वो ऐसा लगता है स्टील का कैनिस्टर जिसमें चाय है वो ज्यादा भारी है उस प्लास्टिक बैग से. सचमुच में नहीं भारी है. स्टील कैनिस्टर, एक टी का पॉट आप पकड़ोगे तो वो तो हल्का ही होगा ऑब्वियसली, मगर उसके लिए वो इसलिए ज्यादा भारी है क्योंकि उसने उसके मुंह से वो केयरफ्री लुक छीन लिया. और अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं है बेटा, है ना. ही इज वर्किंग फॉर समवन एल्स. और उसके शोल्डर पे वो जो बैग था वो ज्यादा हल्का था. द बैग वॉज हिज. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. अब ये क्वेश्चन ये आता है, what is Sahib looking for in his garbage dumps? Where has he come from? तो you know कि वो दिल्ली में रहता है, दिल्ली की पेरिफेरी में सीमापुरी में रहता है, और वो बांग्लादेश से आया है. और he is looking for कभी a coin, कभी a 10 rupee note, sometimes even a silver coin, है ना. He scrounges and scrounges. Scrounging मतलब खूब ढूंढता है, because there is always hope. What explanations does the author offer for the children not wearing footwear? तो ऑथर क्या ऑफर करता है कि क्यों बच्चों ने फुटवेयर नहीं पहना है. ऑथर भी एक एक्सप्लेनेशन देता है. क्या ऑथर यही एक्सप्लेनेशन देता है कि ये गरीबी के कारण नहीं है, ये इनका ट्रेडिशन है. हालांकि वो किसी बच्चे ने ही उसको बोला होता है, ठीक है. और कभी कभी ये देखो, आई आस्क वन, I have, now you can see here. So it is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation जो author हमको बताती है.
ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक बार ऑथर ना मजाक मजाक में बोलती है कि अगर मैं स्कूल बना दूंगी तो तुम स्कूल जाओगे, ऐसी पूछ लेती है, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, हाफ जोकिंग। तो वो बच्चे बोलते हैं हाँ। तो कुछ दिनों बाद ऑथर से वो बोलते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया है ना, तो वो बोलती है इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, और बहुत एम्बेरेस्ड हो जाती है क्योंकि उसने तो ऐसी मजाक में प्रॉमिस कर दिया था कि मैं तुम लोगों के लिए एक स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे, है ना। और इस तरह की प्रोमिसेस तो बहुत ब्लीक होती हैं, एकदम फालतू होती हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बता दी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। व्हाट इज द आयरनी, द आयरनी इज कि उसको खुद भी इस नाम का मतलब नहीं पता, और वो तो बल्कि एक रैग पिकर है, जस्ट ऑपोजिट है, राइट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Is Sahib happy working at the tea stall? Explain. No, he is not very happy क्योंकि उसकी carefree look चली गई है, और कुछ भी हो उसका बैग कितना भी भारी था रैक पिकिंग वाला, बट वो बैग उसका अपना था, ओके। और ये जो कैनिस्टर है इट बिलोंग्स टू द मैन वेयर ही वर्क्स, ठीक है। एंड मोर ओवर नाउ साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो जब चाहे जो चाहे नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से दैट ही इज हैप्पी। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट सेकेंड स्टोरी मुकेश के ऊपर। मुकेश की स्टोरी बहुत ही खूबसूरत है। अगेन इट्स बेसिकली हम चाइल्ड लेबर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपको चाइल्ड लेबर के ऊपर एक राइटिंग सेक्शन जरूर प्रिपेयर करके रखना चाहिए क्योंकि कई बार ये आ सकता है राइटिंग सेक्शन में। मुकेश की कौन सी दो क्वालिटीज हैं जो आपको ये स्टोरी पढ़ने के बाद अच्छी लगी, ये आप जरूर बताइएगा, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द टू क्वालिटीज विच यू लाइक इन मुकेश? मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश की पहली क्वालिटी है कि वो चाहता है कि वो अपना खुद का मास्टर बने। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। वो सबको कह देता है मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। अब स्टोरी हमारी आती है फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में आपको शायद नहीं पता होगा या पता होगा, फिरोजाबाद इज बेसिकली फेमस फॉर बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी खूबसूरत बैंगल्स, ये करवा चौथ हो, तीज हो, जितनी खूबसूरत बैंगल्स आप देखते हो वो ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्रीज में बनती है इंडिया की। एंड ये फिरोजाबाद इज द मेन सेंटर फॉर दैट। तो जितनी भी मैरिड वुमेन है स्पेशली इन इंडिया, वो तो चूड़ियों के बिना रहती ही नहीं है। तो आज उन्हें पता चलेगा कि इन ग्लास फैक्ट्रीज में 20,000 चिल्ड्रन बहुत ही बुरे हालात में रहकर ये बैंगल्स बनाते हैं, और जिन बैंगल्स को हम बहुत ही खूबसूरती से पहनते हैं। इनको बनाने की जो ग्लास ब्लोइंग फर्नेस होती है, जो फर्नेस होती है उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि आप उस टेम्परेचर को इतना सहते हो तो आप अंधे हो जाते हो इवेंचुअली। इवेंचुअली मतलब कई बार काम, और डिंजी सेल, छोटी छोटी जगह में बिल्कुल कम लाइट में इनसे एनफोर्स करके काम कराया जाता है। 20,000 बच्चे आज भी ऐसे हैं हु आर वर्किंग इन सच हॉट फर्नेसेस। और देखिए हमारे देश में चाइल्ड लेबर इज अ क्राइम, उसके बावजूद ये हो रहा है। वेयर दे स्लॉग मतलब बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। मगर मुकेश एक अलग लड़का है। फिरोजाबाद की हर फैमिली का फ्यूचर यही है कि उसके बच्चे बस ग्लास फैक्ट्रीज में ही काम करेंगे। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, बट मुकेश इज नॉट वन ऑफ देम। मुकेश की आंखों में एक अलग सपना है, एंड ही हैज थॉट कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनकर ही रहूंगा, which he proudly says is being rebuilt. Okay? और इतनी बुरे हालात में हैं, चोट विद गार्बेज, होम्स गंदी, क्रम्बलिंग वॉल्स, मतलब घर टूट रहे हैं, मतलब दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग इतना काम करने के बावजूद भी। देयर हाउसेस एंड द वे दे आर स्टेइंग इज रियली रियली बैड। तो जब यहाँ पे ऑथर जाता है तो देखता है कि कितने बुरे हैं
इन लोगों की स्थिति और कितने बुरे हालात में ये लोग रह रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन सच अ फैक्ट्री। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Though eyes filled with smoke, she smiled. She is the wife of Mukesh's elder brother. वो मुकेश की elder brother है, not much older in years. और जो मुकेश से ज्यादा बड़ी भी नहीं है, मतलब छोटी उम्र में शादी भी हो रही है. She has begun to command respect as the bahu, daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men. तो इमेजिन किस तरह की लाइफ वो जी रही है. उसको अपने पति का ख्याल रखना है, मुकेश का ख्याल रखना है और फादर इन लॉ का भी ख्याल रखना है ना. और जैसे ही when the older man enters, she gently withdraws behind the broken walls and bring her veil closer to her face. ये बोर्ड एग्जाम में ये पैराग्राफ आया हुआ है और ये पैराग्राफ इतना ही देने में पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो प्लीज अंडरलाइन दिस पैराग्राफ, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. और जो फैमिली मेंबर्स को भी आप देखोगे तो ऐसा लगेगा माल न्यूट्रिशन है, खाने पीने को कुछ मिल ही नहीं रहा है. डिस्पाइट लॉन्ग इयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस. मतलब उसने बहुत काम किए फादर ने, पहले वो टेलर था फिर बैंगल मेकर बना, पर वो अपने घर को भी रिनोवेट नहीं कर पाया. टूटे फूटे घर में रह रहे हैं. अब अपने 2 सन्स को है ना स्कूल भेजना, सिर्फ ये वो मैनेज कर पाया. ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज. बस ये ही सिखा पाया, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल. और इसी तरह से हर फैमिली में इतनी गरीबी है कि हर बच्चा एंड अप होता है सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग करते हुए. इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर. और उसकी ग्रैंडमदर का क्या कहना है कि ये तो कर्म है, कर्मों की वजह से. ठीक है. हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड. तो खुद का पति अंधा हो गया विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. तो ये कहती है कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं हमें बचा सकता, ये हमारे पिछले जन्म के कर्म है या इस जन्म के कर्म है. और इस तरह से फिरोजाबाद में लोग बैंगल्स बना रहे हैं, ब्लू पिंक पर्पल हर रंग की बैंगल्स बना रहे हैं और बहुत ही बुरे हालात में रह रहे हैं. ओके. Savita, a young girl in drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. और एक छोटी सी लड़की सविता है, वो भी कर रही है. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. कितनी पवित्रता है, सुहाग की निशानी है. क्या इस लड़की को ये सब मालूम भी है जो ये बैंगल्स बना रही है ना. बस when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist, she will then become a bride. बस उसको यही पता है, जिस दिन सर पे लाल दुपट्टा आया, लाल चूड़ियां पहनी, मेहंदी लग गई, ब्राइड बन गई. Like the old woman beside her who became one many years ago. और ऐसे ही जो बुढ़ी औरत उसके साथ काम कर रही है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था. अब मेन क्वेश्चन यहाँ पर एक और आता है कि ये लोग अपने आप को कॉपरेटिव्स में क्यों नहीं बनाते. व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव. ये बोर्ड एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्लीज अंडरलाइन दिस क्वेश्चन इफ यू आर डूइंग दिस चैप्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये इतने गरीबी के विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं, है ना. अगर इन्होंने कोशिश भी की टू गेट ऑर्गेनाइज, इनको पुलिस वाले भी मारते हैं, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अगर ये जरा भी कोशिश करते हैं कि ये इन सब चीजों से बच निकले और एक अपना कोऑपरेटिव बनाए, तो ये जो मिडिल मैन है ये इतनी बुरी तरह से ट्रैप्ड है कि पुलिस वाले और गुंडे इनको मारते पीटते हैं और पुलिस वाले खुद इनको जेल में डाल देते हैं. तो they are not at all allowed and they are not able to come out of this. So this is the main problem these people are facing. ये बहुत बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ठीक है. I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened. एक तो फैमिली किस तरह से burdened है by the stigma of caste in which they are born. उन्हें लगता है हम ऐसे ही कास्ट में हैं. The other a vicious circle of the साहूकार. और दूसरे जो साहूकार, मिडिलमैन और पुलिसमैन है, लॉ कीपर्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस हैं. मतलब एक अमीर लोगों का सर्कल है और एक गरीबों का सर्कल है.
जिनको इसी तरह मर मर के जीना पड़ रहा है, और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स है, साहूकार है, जो इनकी मदद कर तो सकते हैं मगर पूरी तरह से ये कोशिश करते हैं कि ये लोग इसी तरह काम करते रहें ताकि इन लोगों की तिजोरियां भरती रहें। इन लोगों ने ही इन पर इम्पोज किया है इतना बैगेज ताकि ये इसमें से कभी निकल ना पाए। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्टेड एज नेचुरली एज हिज फादर। और जब बच्चा पैदा होता है फिरोजाबाद में, तो जिस तरह से उसके फादर ने मान ली अपनी किस्मत की मुझे यही करना है, उसी तरह वो बच्चा भी, उसको अवेयरनेस भी नहीं होती है तो ही एक्सेप्ट कर लेता है और काम करने लग जाता है एज अ पैनल। और डेयरिंग करना इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप कि वो डेयर करे। मगर व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ मुकेश, और जब मैं मुकेश की बात करती हूँ, आई एम चीयर्ड। सिर्फ एक लड़के से मुझे एक खुशी मिलती है, आई एम चीयर्ड। क्यों? क्योंकि वो, उसकी आंखों में एक ड्रीम है, ठीक है, और दूसरा वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है। और वो इतनी दूर है, उसका जो गैरेज है जहां वो सीखने जाता है, वो पूरा वॉक करके वहां तक जाता है, और फिर भी वो बोलता है मैं काम सीखूंगा, आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। He says, staring at the ground in a small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few aeroplanes fly over Firozabad. तो वो पूछती है क्या तुम ड्रीम करते हो एरोप्लेन भी फ्लाई करने का? तो वो चुप हो जाता है, ग्राउंड पर देखता है, एम्बैरेस होता है कि एरोप्लेन्स उड़ाना तो बहुत बड़ी बात है, बट हाँ मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है, जब आप 12th में होते हो ना, तो आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आपने स्टोरी पढ़ी है। स्टोरी से अब आपको क्या लगता है कि क्या मुकेश का सपना सच होगा? आपको उसका एटीट्यूड देख के क्या डिफरेंस लगता है और क्या आपको लगता है? तो यू हैव टू थिंक एंड आंसर। ओके, you have to understand the text and then think and answer. It's very very important. So these are the three important questions. What makes the city of Firozabad famous? You know that, है ना? ये तो center है glass blowing factory का. Mention the hazards of working in the glass panel industry. My God, those hot furnaces, इतना hot temperature, dingy cells, इतनी कम light, and eventually you lose your eyesight working there. How is Mukesh's attitude to his situation different from that of his family? उसकी family ने तो बिल्कुल उस चीज को accept कर लिया है, but मुकेश ने नहीं किया. He has a dream. He want to become a motor mechanic. ऐसी जगह जहां पर अगर कोई कोशिश भी करता है तो उनको कितनी बुरी तरह से मैनेज किया जाता है, मार पीट के जेल में डाला जाता है, तो भी इस लड़के में दम है, राइट? एंड व्हाई दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू कोऑपरेटिव, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है. एंड द पैराग्राफ व्हिच आई हैव टोल्ड यू, दैट हैज ऑलरेडी कम इन बोर्ड एग्जाम. हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड कर चुके हैं, इसलिए मैंने आज इसको लाइन बाय लाइन रीड नहीं किया है. आई हैव जस्ट कवर्ड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. प्लीज क्लिक द ब्लू लिंक फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस. नीचे मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं, आप इसको बिल्कुल क्लिक करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो टू सी कि आप कितना अंडरस्टैंड किए हो इस चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.